नमस्कार दोस्तों, परीक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस टाइम यूथ कंपटीशन की जो बुक है ज्योग्राफी की, जितने भी सॉल्व पेपर आए हुए हैं उसी को हम लोग कर रहे हैं। और इसमें टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, ईएलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर और इसमें जो यूजीसी नेट जीआरएफ के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब दिए हैं और उसी को हम लोग दोस्तों अध्यायवार श्रेणी में कर रहे हैं। इसमें दोस्तों 13,000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं और 131 सेट हैं। और जिसमें जैसे कि इसमें दिया है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जितने भी स्टेट हैं दोस्तों, उस वहाँ पे जितने भी शिक्षक भर्ती से क्वेश्चन आते हैं वो उस सब को हम लोग करेंगे। आइए दोस्तों 61 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 61 का। सौरमंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? सौरमंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शनि। दोस्तों जिस टाइम क्वेश्चन पूछा था 2013 में, उस टाइम बृहस्पति थे, लेकिन इस टाइम वर्तमान समय में शनि के पास हो गए हैं सबसे ज्यादा ग्रह उपग्रह। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। प्रश्नकाल के समय सौरमंडल में बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह थे। वर्तमान समय में शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं दिए गए ग्रह उसको उपग्रहों की स्थिति के अनुसार। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे दिया है ग्रह उपग्रह, शनि ग्रह के पास 82, बृहस्पति के पास 79, अरुण के पास 27, वरुण के पास 14, मंगल के पास 2 है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों गैनीमेड है। दोस्तों अब यहाँ क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है। ठीक, ये गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे इसमें दिया है फोबोस, डिमोस, ये किसके उपग्रह हैं? फोबोस, डिमोस ये मंगल ग्रह के उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, और जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग 62 वाला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कथन कारण वाला क्वेश्चन है। जैसे दिया है दोस्तों, नीचे दिए गए दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, नीचे दिए गए संकेतों से अपने उत्तर का चयन कीजिए। जैसे दोस्तों इसमें दिया है, पहला अभिकथन दिया है कि अपने सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है। ऐसा है क्या दोस्तों कि मतलब अपने सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है। वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। और ऑप्शन बी देखते हैं दोस्तों, ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं करता है। और सी देखते हैं, ए सही है परंतु आर गलत है। डी देखते हैं दोस्तों, ए गलत है और परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कि आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अपने सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है। ठीक, अपने सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है तथा वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है। ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, सही स्पष्टीकरण नहीं है। जैसे सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, सौरमंडल में स्थित सभी 8 ग्रह निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक निश्चित कक्षा में ये जैसे सूर्य है इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक परिक्रमा करते हैं। अवधि उतनी ही अधिक होगी। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह जो हैं उनके अपने पास प्रकाश नहीं होता है, जबकि तारों का अपना प्रकाश होता है। जैसे सूर्य है, सूर्य तारा है, उसके पास अपना प्रकाश है, लेकिन ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं। जैसे सूर्य है
दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की जैसे वर्ल्ड मंडल, सूर्य धब्बा, प्रकाश मंडल, किरीट। तो दोस्तों सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। जैसे दोस्तों इसमें दिया है, इसकी व्याख्या आइए हम लोग देखते हैं कि संवहनी मेखला की सतह अर्थात सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका तापमान 6000 डिग्री होता है। ठीक है, 6000 डिग्री होता है। प्रकाश कई रंगों से बना हुआ है, जैसे प्रकाश कई रंग से बना हुआ है, जिसमें कुछ रंग प्रकाश मंडल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जहाँ जहाँ प्रकाश मंडल द्वारा रंगों का अवशोषण होता है वहाँ वहाँ काली रेखाएं दिखाई पड़ने लगती हैं। काली रेखाएं दिखाई पड़ने लगती हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक दिखाई देने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें यूनिट दिया है 2। जैसे दिया है इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कांट, लाप्लास, जेम्स जीन्स की परिकल्पना। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब दोस्तों आएंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे दिया है दोस्तों कि किसी सामान्यतः इस विचार की वैधता को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कि हिमयुग था। एक हिमयुग था, ठीक है, जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश भाग बर्फ की चादर से ढका हुआ था। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका का अधिकांश भाग बर्फ की चादर की से ढका हुआ था। ठीक, अब इसमें देखते हैं कौन सही है। ऑप्शन ए जूकर, ऑप्शन बी अगासीज, ऑप्शन सी रैमसे, ऑप्शन डी डब्लू पेंग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, अगासीज। अगासीज ने बताया था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। उत्तरी यूरोप का अधिकांश भाग बर्फ की चादर से ढका होने संबंधित विचार की वैधता को स्थापित करने का श्रेय लुई अगासीज को जाता है। लुई अगासीज ने बताया कि उत्तरी अमेरिका का अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है। और इसमें पेंक और ब्रुकनर ने यूरोप महाद्वीप में हिम चादर के 4 क्रमिक प्रसारों का उल्लेख किया। जो हिम चादर 4 प्रकार चादरों के 4 क्रमिक प्रसारों का उल्लेख किया, जो गुंज, मुंडेल, रिज, बुर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका में भी हिम चादर के 4 क्रमिक प्रसारों के परिणाम मिले। कितने? 4, जिसमें नेब्रास्कन, कंसाय, इलिनोइन और विस्कॉन्सिन। ठीक, 4। ठीक है दोस्तों, अब इसको एक बार हम आपको समझाते हैं। एक बार इसको जैसे दिया है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो उत्तरी यूरोप का अधिकांश भाग बर्फ से ढका था, इसको सबसे पहले बताया था अगासीज ने। ठीक, अगासीज ने बताया, उत्तरी यूरोप की बात हो रही है। फिर अगासीज ने बताया और पेंक और ब्रुकनर ने यूरोप महाद्वीप में जो हिम चादर के 4 क्रमिक प्रसारों मतलब स्तरों को बताया। हिम चादर के 4 जो स्तर है उसको बताया। जैसे जिसकी एक ट्रिक है, ऐसे हम याद किए, गुम जी यम यानी गुम रब गुम रब मतलब गुंज, मुंडेल, रिज, बुर्म। ठीक, 4 हो गए। और इसी तरह उत्तरी अमेरिका में भी 4 हिम चादर मतलब हिम जो चादर है 4 स्तर पाए जाते हैं, जिसको नकीब कहते हैं। ऐसे मतलब नकीब कहते हैं। ठीक, जिसमें नेब्रास्कन, कंसान, से इलिनोइन, अभी से विस्कॉन्सिन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको ऐसे याद कर लेना, गुम, रव और जो यूरोप में है यूरोप वाला हो गया, और जो नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में, इसको नकीब कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
की नकीब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है दोस्तों? तो ए इयोन, बी महाकल्प, सी कल्प, डी हिमयुग। तो दोस्तों इसमें इयोन सबसे लंबी अवधि मानी जाती है। दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। इयोन की अवधि सबसे लंबी है। ठीक, इयोन जो है, इयोन की अवधि सबसे लंबी है। आर्कियोजोइक तथा पेट्रोजोइक महाकल्प को सम्मिलित रूप से प्रीकैम्बियन महाकल्प भी कहा जाता है। ठीक है, किसको दोस्तों मिला के? आर्कियोजोइक को मिला दो और पेट्रोजोइक महाकल्प को मिला के प्रीकैम्बियन महाकल्प भी कहा जाता है। ठीक है, जो 59 करोड़ से 4 अरब वर्ष तक था, अर्थात प्रीकैम्बियन महाकल्प की अवधि लगभग 3.14 अरब वर्ष की थी। ज्ञातव्य है कि आर्कियोजोइक तथा पेट्रोजोइक महाकल्प की सबसे लंबी अवधि वाले काल को इयोन की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। तो इयोन में सबसे लंबी अवधि वाली संज्ञा, इसको इयोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन 1919 में किसने किया था? ठीक, 1919 में किसने किया था दोस्तों? तो ज्वारीय परिकल्पना लाप्लास, चेम्बरलेन, जेम्स जीन्स और आर.एस. मॉर्गन। तो दोस्तों ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन 1919 में 1919 में ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन ने किया था। जेम्स जीन ने। अब दोस्तों इसको याद ऐसे करेंगे, जैसे ज्वारीय और जैसे जेम्स जीन, जैसे जेम्स जीन, ऐसे ही हम याद किए हैं। 1919 में दिया था। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या करते हैं, देखते हैं। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं, काफ़ी बड़ी व्याख्या है। आइए दोस्तों देखते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन 1919 में सर जेम्स जीन ने किया था। सन 1929 में जेफरीज ने उक्त परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत किया। ठीक, जिससे इस परिकल्पना का महत्व और अधिक बढ़ गया। ठीक, जीन्स ने बताया कि सौरमंडल का निर्माण सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। सौरमंडल का निर्माण सूर्य तथा एक अन्य तारे के हुआ। प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था। ठीक है, प्रारंभ में जो सूर्य से बहुत बड़ा एक गैस का गोला था, जो अपनी जगह पर स्थिर था। ठीक, अपनी जगह पर स्थिर था तथा अपनी ही जगह पर घूम रहा था। सूर्य के साथ ही ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय साथी तारा था। यह साथी तारा एक पथ के सहारे इस तरह घूम रहा था कि वह सूर्य के निकटतम दूरी पर आया तो साथी तारे के आकर्षण शक्ति सूर्य से अधिक हो गई, जिस कारण हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का ज्वार सूर्य के वाय भाग में उठा। सिगार के आकार वाले इस भाग को फिलामेंट कहा गया। जो सिगार के आकार का दोस्तों, सिगार के आकार का जो दोस्तों ऐसे ही था, जो सिगार के आकार का। ठीक, ये फिलामेंट के कहा, आकार वाले फिलामेंट कहा। सूर्य से अलगाव के बाद फिलामेंट शीतल होने लगा। जब सूर्य से अलग हो गया तो फिलामेंट शीतल होने लगा, जिस कारण उसके आकार में संकुचन प्रारंभ हो गया। जब ये ठंडा होने लगा तो ये सिकुड़ने लगा, संकुचित होने लगा। इस संकुचन के कारण फिलामेंट कई टुकड़ों में टूट गया। जब संकुचन हुआ तो ये कई टुकड़ों में टूट गया तथा प्रत्येक भाग घनीभूत होकर ग्रह में बदल गए। जब ये टूटा तो ये कई ग्रह में बदल गए। इस प्रकार पृथ्वी एवं समस्त नवग्रह की रचना सूर्य से हुई है। ठीक, नवग्रह की रचना सूर्य से हुई है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। निम्न में से किस अवधि में कशेरुकी जानवरों की प्रथम उपस्थिति मानी जाती है? तो मायोसीन में, कैम्ब्रियन काल में, ऑर्डोविशियन काल में, ट्रियासिक काल में। तो दोस्तों इसकी ऑर्डोविशियन काल हो जाएगा, ऑर्डोविशियन काल में मानी जाती है, ऑर्डोविशियन काल में। दोस्तों इसको एक बार फिर से हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को कि कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवधि में, मतलब किस अवधि में पूछ रहा है कि कशेरुकी जानवरों की प्रथम उपस्थिति मानी जाती है कशेरुकी में? तो ऑर्डोविशियन काल में मानी गई है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कशेरुकी जंतुओं की पहली उपस्थिति ऑर्डोविशियन की विशेषता थी। ठीक, ऑर्डोविशियन की विशेषता थी। ऑर्डोविशियन युग का प्रारंभ आज से 1550 करोड़ वर्ष पहले हुआ तथा समाप्ति 44 करोड़ वर्ष पहले हुआ। इस प्रकार इस युग का समय 6 करोड़ वर्ष था। किसका? ऑर्डोविशियन का। इस युग में सागरों का उतार चढ़ाव चलता रहा। वनस्पति जीवन काल सागर तक ही सीमित थे। ठीक है, इस युग में केवल रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ था। स्थल भाग जीव विहीन था। मतलब ये दोस्तों क्या था कि केवल रीढ़ वाले जो जीव थे उनका विकास हुआ था ऑर्डोविशियन काल में। स्थल भाग एकदम जीव विहीन था, मतलब स्थल भाग में कोई जीव उस समय था ही नहीं। ठीक है दोस्तों, यही है कि निम्न में से किस अवधि में कशेरुकी जानवरों की प्रथम उपस्थिति मानी जाती है? तो ऑर्डोविशियन में मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 68 कि निम्न में से कौन सी परिकल्पना होयल एवं लिटरा द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो नोवा परिकल्पना दोस्तों होयल एवं लिटरेचर द्वारा प्रतिपादित की गई है। और ज्वारी परिकल्पना अभी देखे ही है कि जेम्स जीन्स के द्वारा दी गई थी। कब? 1919 में। इनका कहना है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ये सिद्धांत दिए थे ज्वारी परिकल्पना। ये कह रहे हैं कि जो ग्रह हैं, ग्रहों की उत्पत्ति एक फिलामेंट से हुई है, या फिलामेंट से हुई है। ठीक है दोस्तों, ये ज्वारी परिकल्पना कहते हैं। ज्वारी परिकल्पना में 1929 में ही जेम्स 1929 में ही वो आते हैं, क्या नाम है, जेफ्रीज महोदय, वो आते हैं और ज्वारी परिकल्पना में संशोधन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों निहारिका परिकल्पना इसकी ट्रिक है नीला लाप्लास ने दिया है। ग्राउंड परिकल्पना ग्रच चेम्बरलेन ने दिया है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। नोवा परिकल्पना होयल एवं लिट्टन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ठीक है, नोवा परिकल्पना होयल एवं लिट्टन के द्वारा प्रतिपादित की गई। ठीक है, फ्रेड होयल एवं लिट्टन ने अपने निबंध नेचर ऑफ द यूनिवर्स, अब दोस्तों को देख नेचर ऑफ यूनिवर्स इसका निबंध है लिट्टन का। 1939 में नाभिकीय भौतिकी से संबंधित सिद्धांत देते हुए जीन्स की परिकल्पना संशोधन किया और बताया कि ग्रहों की उत्पत्ति 2 से नहीं बल्कि 3 तारों की भूमिका से हुई है। अब दोस्तों पूछ देगा क्वेश्चन ऐसे ही कि जो ग्रहों की उत्पत्ति है 3 तारों से हुई है, किसने बताया? तो नोवा ने बताया, मतलब नोवा परिकल्पना ने बताया। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर फिर साथ ही तारे के विस्फोट से हुआ है। यह सिद्धांत ग्रहों की आपसी दूरी, सूर्य से उनकी दूरी, ग्रहों में उनके कोणीय संघर्ष की अधिकता तथा ग्रहों का सूर्य की तुलना में अधिक घनत्व की व्याख्या करने में सर्वाधिक समर्थन है। ठीक है दोस्तों, तो नोवा परिकल्पना किसने दिया? होयल एवं लिट्टन ने दिया है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। इसे निम्न में से किस काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति एवं उपनिवेश शुरू हुआ? किस काल में? निम्नलिखित में से किस काल में भूमि की सतह पर
पौधों की उत्पत्ति एवं उपनिवेश शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेश शुरू हुआ। ठीक, तो इसमें देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए कार्बोनिफेरस, क्रिटेशस क्रिटेशस और सिल्यूरियन। ठीक है दोस्तों, सिल्यूरियन है दोस्तों, और सिल्यूरियन तथा डिवोनियन का, प्रीकैम्बियन का। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सिल्यूरियन तथा डिवोनियन काल में इसका होगा। ठीक है दोस्तों, 69 का देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति तथा उपनिवेशीकरण शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, सिल्यूरियन तथा डिवोनियन काल में हुआ। ठीक है, भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति तथा उपनिवेश शुरू हुआ सिल्यूरियन तथा डिवोनियन काल में। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, लेकिन इससे पहले इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है दोस्तों। सिल्यूरियन डिवोनियन काल में भूमि की सतह पौधों की उत्पत्ति एवं उपनिवेश शुरू हुआ। भूमि की उत्पत्ति उपनिवेश शुरू हुआ। ठीक है, सिल्यूरियन युग में स्थल पर वनस्पति का जन्म हुआ। ठीक, अब पूछ दे वनस्पति का जन्म किस युग में हुआ? सिल्यूरियन युग में हुआ। डिवोनियन युग में मत्स्य युग और उपनिवेशीकरण शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, डिवोनियन युग में उपनिवेशीकरण शुरू हुआ। ठीक, डिवोनियन डिब्बा उब्बा का पूरा निवेश करेंगे तभी तो डिब्बा उब्बा बनेगा दोस्तों, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कार्बोनिफेरस युग में रेप्टाइल का उद्भव हुआ और कोयले का निर्माण हुआ। अब पूछ देगा कोयले का निर्माण किस युग में हुआ? तो कार्बोनिफेरस युग में। कैसे पहला कैसे कार्बोनिफेरस, रेप्टाइल का भी उद्भव कार्बोनिफेरस युग में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया है दोस्तों? दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसेल की द्वैतारक परिकल्पना के बारे में सही है? रसेल की द्वैतारक परिकल्पना के बारे में सही है। रसेल जो है उनको द्वैतारक परिकल्पना सही है। ऑप्शन ए, रसेल उस विचार का था कि सूर्य के चारों ओर 3 तारे घूमते थे। ठीक, कौन सा बारे में सही कथन है? तो ऑप्शन ए, रसेल उस विचार का था कि सूर्य के चारों ओर 3 तारे घूमते थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी देखते हैं। इस परिकल्पना ने साथ ही तारे के बाहर निकले पदार्थ से ग्रहों के निर्माण की व्याख्या की। ठीक है दोस्तों, इस परिकल्पना ने साथ ही तारे से बाहर निकले पदार्थों से ग्रहों के निर्माण की व्याख्या की। और क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन सी देखते हैं। जिस सिद्धांत को कांट द्वारा 50-60 में प्रस्तुत किया गया था वो 1972 में मान्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर डी, तो किस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में सभी पदार्थ सघन तथा विशाल आदि पदार्थ के रूप में मौजूद थे? ठीक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस परिकल्पना ने साथ ही तारे से बाहर निकले पदार्थ से ग्रहों के निर्माण की व्याख्या की। ठीक है, रसेल ने साथ ही तारे से बाहर से निकले पदार्थों ग्रहों की व्याख्या की। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। ठीक है, काफी बड़ी व्याख्या है। जीन्स की परिकल्पना ज्वारी परिकल्पना की समस्याओं का समाधान हेतु रसेल ने 1937 में द्वैतारक परिकल्पना को प्रतिपादन किया। अब दोस्तों यही एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि द्वैतारक परिकल्पना का प्रतिपादन किया किसने? रसेल ने। कब किया? 1937 में। ठीक है दोस्तों, जेम्स की परिकल्पना से 2 बातें प्रमाणित नहीं हो पा रही थी। जीन्स की परिकल्पना से 2 बातें प्रमाणित नहीं हो पा रही थी। पहला, सूर्य तथा ग्रहों के बीच वर्तमान दूरी, जो सूर्य और ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी ये नहीं हो पा रही थी। और दूसरा,
ग्रहों के वर्तमान कोणीय वेग की अधिकता, ठीक है, ग्रहों के वर्तमान वेग कोणीय वेग की अधिकता, ये दो चीज प्रमाणित नहीं हो पा रही थी। ठीक, रसेल के अनुसार आदिकाल में सूर्य के पास ही दो तारे थे। सर्वप्रथम सूर्य का एक साथी तारा था जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। ठीक है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा। आगे चलकर एक विशालकाय तारा साथी तारे के समीप आया, किंतु इनकी परिक्रमा की दिशा साथी तारे के विपरीत थी। ठीक, इन दोनों तारों के बीच की दूरी संभवतः 48 से 64 लाख किलोमीटर रही। सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण विशालकाय तारे के ज्वारीय बल्ब का प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ा, पर साथी तारे पर पड़ा। जब विशालकाय तारा साथी तारे के निकट दूरी पर आ गया तो अधिक आकर्षण कारण कुछ पदार्थ साथी तारे से अलग होकर विशालकाय तारे की दिशा में घूमने लगे। आगे चलकर इस पदार्थ से ग्रहों का निर्माण हुआ। फिर इन ग्रहों में आपसी घर्षण के कारण पदार्थ बिगड़कर मोटी उपग्रह बन गए। ठीक है दोस्तों इसमें बस व्याख्या बहुत बड़ी दी है, लेकिन इसमें दो तीन चीजें बस याद रखना है। जैसे पूछ देगा ज्वारीय परिकल्पना किसने दी, जीन्स ने दी। कब दी? 1919 में दी। ठीक, और इसी को जब ज्वारीय परिकल्पना ही दी, अब पूछ देगा द्वैतारक परिकल्पना किसने दिया? द्वैतारक रसेल ने दिया। ठीक है, रसेल ने दिया। कब दिया दोस्तों? 1937 में दिया। ठीक, ये दो तीन चीजें ही याद रखनी है, बस ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के किस युग में डायनासोर अपने बड़े आकार तक पहुंच गए थे। ठीक, डायनासोर बड़े आकार तक पहुंच गए थे, तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा डायनासोर जुरासिक तक पहुंच गए थे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में जुरासिक युग में डायनासोर अब सबसे बड़े आकार तक पहुंच गए थे। किस युग तक? जुरासिक युग तक। ठीक, डायनासोर सबसे बड़े आकार में। ठीक है, अब दोस्तों और आगे व्याख्या दिया है कि उड़ने वाली सरीसृप में प्रथम पक्षी आर्कियोटोरिक्स की उत्पत्ति तथा कंगारू जैसी युग में हुई थी। ठीक है, डायनासोर का अंत क्रिटेशियस युग में हुआ। अब दोस्तों अभी एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर क्वेश्चन पूछता है डायनासोर की उत्पत्ति कब हुई, तो जुरासिक युग में हुई। अब जब उत्पत्ति पूछ रहा है तो अंत भी पूछ सकता है कहाँ हुई, तो डायनासोर का अंत क्रिटेशियस युग में हुआ था। डायनासोर का अंत क्रिटेशियस युग में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। पृथ्वी पर अंतिम महान हिमयुग अस्तित्व में था। ठीक, पृथ्वी पर अंतिम महान हिमयुग अस्तित्व में था तब प्लीस्टोसीन काल में था दोस्तों। ठीक है, अंतिम महान हिमयुग प्लीस्टोसीन काल में था। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, ये भी काफी बड़ा दोस्तों है व्याख्या। पृथ्वी की अंतिम महान हिमयुग प्लीस्टोसीन काल में अस्तित्व में था। प्लीस्टोसीन काल में अस्तित्व में था। यह प्लीस्टोसीन काल की सबसे बड़ी विशेषता थी। ठीक, प्लीस्टोसीन काल की सबसे बड़ी विशेषता थी। उत्तरी अमेरिका में हिम चादर का विस्तार 4 विभिन्न समयों में हुआ था। ठीक, 4 विभिन्न समय में हुआ था, जिसको नक्कीब कहते हैं दोस्तों। ठीक, उत्तरी अमेरिका जब दोस्तों आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका जिसको नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, नॉर्थ से नक्कीब कर लेंगे, नक्कीब कर लेंगे। नेब्रास्कन, कंसाइन, इलिनोइन और विस्कॉन्सिन। ठीक है दोस्तों, 4 हो गए दोस्तों। इसी तरह अब यूरोप का भी दिया होगा, तो उसको भी 4 भागों में बांटा है। प्रति 2 हिमयुगों के बीच एक युग रहित था, जिसे अवांतर हम युग कहते हैं। जब 2 के बीच में नहीं हिमयुग था तो उसको जिसे अवांतर हिमयुग कहा जाता है। नेब्रास्कन कंसाइन के मध्य ऑप्टोनियन अवांतर हिमयुग, कंसाइन तथा इलिनियन के मध्य यारमाउथ अवांतर हिमयुग तथा इलिनोइन और विस्कॉन्सिन के मध्य संगमन अवांतर हिमयुग था। ठीक, जिस
जिससे पेंक और ब्रूकनर ने यूरोप में 4 युगों का निर्धारण किया। यूरोप में 4 युगों का, ठीक है। यूरोप में जो था गुंज, मेंडेल, रीज, ब्रो, ठीक है दोस्तों। तो इसको कहते हैं गुम रह। दोस्तों अगर यूरोप वाला पूछेगा बस इसको याद कर लेना, गुम रह, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई के क्षेत्र को किस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों? तो ऊंचाई और गहराई को उच्चतादर्शी वक्र द्वारा किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही होगा। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई के क्षेत्र को उच्चतादर्शी वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों ये मिलान करने वाला दिया है, भूवैज्ञानिक युग और भूवैज्ञानिक अवधि दिया है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं। नियोजोइक जुरेसिक के साथ दिया है, मेसोजोइक मायोसिन के साथ दिया है, सीनोजोइक प्लीस्टोसीन के साथ दिया है, पैलियोजोइक पूरी इसको सिल्यूरियन के साथ दिया है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसके हम लोग मिलान करते हैं। जैसे दिया है नियोजोइक, नियोजोइक जो है इसको प्लीस्टोसीन के साथ मिलाते हैं। नियोजोइक को दोस्तों प्लीस्टोसीन के साथ मिलाएंगे, ठीक है। 1 का 3, ठीक। नियोजोइक को प्लीस्टोसीन के साथ मिलाएंगे, ठीक है। 1 का 3, ठीक है। मेसोजोइक को दोस्तों जुरेसिक के साथ मिलाएंगे, एमजे जुरेसिक के साथ मिलाएंगे दोस्तों, एमजे जुरेसिक के साथ मिलाएंगे। और सेनोजोइक को दोस्तों मायोसिन के साथ मिलाएंगे दोस्तों। और पैलियोजोइक जो दोस्तों बना है बचा है वो सिल्यूरियन के साथ मिला देंगे। इस तरह दोस्तों हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या की क्या है। यूजीसी ने दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन पूछ देते हैं। जैसे नियोजोइक प्लीस्टोसीन, ठीक है, नियोजोइक प्लीस्टोसीन हो जाएगा। मेसोजोइक को जुरासिक में, सेनोजोइक को मायोसिन में और पैलियोजोइक को सिल्यूरियन में, ठीक है दोस्तों। तो सिल्यूरियन में रहते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 दिया दोस्तों। महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित चतुर्फलक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए डेविस, ऑप्शन बी लाप्लास, ऑप्शन सी लोथेनग्रीन, ऑप्शन डी वेगनर। तो दोस्तों चतुर्फलक सिद्धांत इसको लोथेनग्रीन ने दिया था दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। ज्योमेट्री के आधार पर महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति की समस्या के निदान के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण प्रयास किया, जिसमें लोथेनग्रीन की चतुर्फलकीय परिकल्पना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों चतुर्फलकीय परिकल्पना किसने की? लोथेनग्रीन ने। किस पे आधारित है? ज्योमेट्री पे आधारित है। यह परिकल्पना 1875 में दी है। लोथेनग्रीन यह परिकल्पना कब दी? 1875 में दी है। आइए दोस्तों कुछ संकल्पनाएं और हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे कांट जो है ये वायव्य राशि परिकल्पना दिया, लाप्लास नीला दिया, निहारिका परिकल्पना, चेम्बरलिन और मोंटेनेग्रानो परिकल्पना दिया जिसको ग्रच कहते हैं, और जेम्स जीन और जेफरी ने ज्वारी परिकल्पना दिया। ऑटो स्मिथ दोस्तों अंतरतालक धूल परिकल्पना, तो जब ऑटो चलेगा दोस्तों तो धूल उड़ेगी, बस ऐसे याद कर लेना कि ऑटो स्मिथ परिकल्पना ये ऑटो स्मिथ अंतरतालक धूल परिकल्पना संबंधित है। और होयल लिटलटन अभिनव नवतारा परिकल्पना जिसको नोवा परिकल्पना भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया, नोवा परिकल्पना भी इसको कहते हैं, अभिनव तारा परिकल्पना को। आइए दोस्तों इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पृथ्वी उत्पत्ति के संबंध में वायव्य राशि परिकल्पना प्रतिपादित करने वाले इमैनुअल कांट अर्थशास्त्री कहाँ के थे? इमैनुअल कांट दोस्तों ये जर्मनी के थे, ठीक है। इमैनुअल कांट जर्मनी के थे। उत्पत्ति देखते हैं, इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी उत्पत्ति के संबंध में वायव्य राशि परिकल्पना प्रतिपादित करने वाले इमैनुअल कांट
जर्मन शास्त्री थे। 1755 में, कब? 1755 में। इसमें प्रतिपादित ये परिकल्पना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है दोस्तों। सर्वप्रथम क्वार्ट ने यह मान लिया कि प्राचीन काल में ब्रह्मांड में दैव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे। प्रारंभ में ये पदार्थ अत्यंत कठोर, शीतल तथा गतिहीन थे। ठीक है दोस्तों। पुनः कांट ने यह मान लिया कि आपसी आकर्षण के कारण ये कण एक दूसरे से टकराने लगे। इस आपसी टकराव के कारण ताप तथा भ्रमण गति का आविर्भाव हुआ। तापमान में निरंतर वृद्धि होती गई, जिस कारण आद्य पदार्थ वायु राशि में परिवर्तित हो गए। ठीक है, वायु राशि परिवर्तित। ताप तथा भ्रमण गति परिणाम स्वरूप प्रारंभिक शीतल तथा गतिहीन वायव्य पदार्थ एक तप्त तथा गतिशील निहारिका में परिवर्तित हो गया। ठीक है दोस्तों। अब यह एक नोट में दिया है, उसको देख लेते हैं। इमैनुअल कांट महोदय को आराम कुर्सी वाला दार्शनिक बुद्धिमत्ता जाना जाता है। इन्होंने वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया। वो देखा कि वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया? तो कांट ने किया, जो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। ऑटो स्मिथ की अंतर तारक धुरी परिकल्पना किन वैज्ञानिकों के पूर्ववर्ती विचारों पर आधारित थी? तो दोस्तों ये किन के आधारित थी? तो दोस्तों आइए देखते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 है, जो दिया है कि जेम्स जीन्स तथा जेफ्रीज, ओवेन एंड लिटलटन, कांट तथा लाप्लास, रसेल। ऑटो स्मिथ की अंतरतारक धूल परिकल्पना किन वैज्ञानिकों के पूर्ववर्ती विचारों पर आधारित थी? कांट और लाप्लास के सिद्धांतों पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, कांट और लाप्लास के। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑटो स्मिथ की अंतरतारक धूल परिकल्पना कांट की वायु राशि परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका की पूर्ववर्ती विचारों पर आधारित थी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो ऑटो स्मिथ जो अंतरतारक धूल परिकल्पना दिया, वो कांट की वायु राशि और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के पूर्ववर्ती विचारों पर आधारित थी। ठीक, ये कौन? कांट और लाप्लास, लॉक जिसको कहते हैं। अगर इसको ऐसे याद करोगे तो लॉक कर लो कि कांट और लाप्लास के निहारिका और वायु राशि परिकल्पना पर आधारित थी, जो ऑटो स्मिथ ने ये जो अंतरतारक धूल परिकल्पना दिया। ठीक है दोस्तों। कांट तथा लाप्लास की परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। ठीक है, जो धीमी गति से घूमते हैं। इसमें ऑटो स्मिथ ने कुछ संशोधन करते हुए बताया कि निहारिका मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम एवं धूल कणों से बनी थी। कौन बताया? ये लाप्लास को बताया। ऑटो स्मिथ ने बताया कि हाइड्रोजन, हीलियम तथा धूल कणों से बनी हुई। इन्हीं कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, ग्रहों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही बस केवल पूछेगा, इतना कहानी ये केवल व्याख्या दिया है, तो इतना तो करना है नहीं। बाकी दोस्तों हम लोग देखते हैं इसको कैसे याद करेंगे कि ऑटो स्मिथ की अंतरतारक धूल परिकल्पना। अब पहले तो ये पूछेगा कि अंतरतारक धूल परिकल्पना किसने दिया? तो धूल से दोस्तों ऑटो याद करना, ऑटो स्मिथ। और ये जो अंतर धूल परिकल्पना दिया था ऑटो स्मिथ, ये कांट और लाप्लास की, जो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना थी, और ये इसकी क्या नाम है? लाप्लास की, जो लाप्लास की वो थी, क्या नाम है बोलते हैं उसको? निहारिका परिकल्पना। उसी को ये आधारित बनाया था। ठीक है दोस्तों। आइए को दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग महान हिमयुग के नाम से जाना जाता है? तो महान हिमयुग के नाम से दोस्तों प्लीस्टोसीन को जाना जाता है। ठीक है, महान हिमयुग के नाम से प्लीस्टोसीन के नाम जानता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। महान हिमयुग के लिए प्लीस्टोसीन युग जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। ये अल्टीमेट क्वेश्चन दोस्तों आया है 2018 में।
महान हिमयुग के लिए प्लीस्टोसीन युग जाना जाता है। यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में हिमानीकरण की प्रक्रिया 4 रूपों में हुई, जिसे निम्न नामों से जाना जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, जो यूरोप में हुआ, यूरोप में जो था और उत्तरी अमेरिका में था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हिमयुग। ठीक, यूरोप में जो हुआ गुंज, मेंडेल, रिज, वोर्म। उत्तरी अमेरिका नेब्रास्का, कंसान, इलिनोइन और विस्कॉन्सिन। ठीक है दोस्तों, ये था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। तारों की निश्चित गैस और धूल के राशि के पिंड को क्या कहते हैं? जैसे तारों में गैस और धूल के राशि के पिंड को क्या कहते हैं? तो नेबुला कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेबुला कहते हैं। ठीक है, इसकी जैसे दिया है व्याख्या दोस्तों, तारों की निश्चित गैस या धूल के राशि पिंड को नेबुला कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं कि भूगर्भीय समय पैमाने पर मध्यजीवी युग में निम्न कालों में से कौन नहीं है? मध्यजीवी युग में कौन नहीं है? ठीक है दोस्तों, कार्बनी नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। मध्यजीवी को जैसे कहते हैं मेसोजोइक कहते हैं। ठीक, मध्यजीवी को मेसोजोइक कहते हैं। ठीक है, मेसोजोइक कहते हैं मध्यजीवी को। तो इसमें 3 काल आते हैं मेसोजोइक में। ठीक है, ट्रियासिक काल, ऐसी काल, फिर जुरासिक काल, फिर क्रिटेशियस काल। तो TJK होता है दोस्तों इसका। ठीक है, 3 युग आते हैं। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। भूगर्भीय समय पैमाने पर मध्यजीवी युग के कार्बनिक काल नहीं है। मेसोजोइक मध्यजीवी युग कल को 3 कालों में विभाजित किया जाता है: ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ठीक है, 3 कालों को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अंतर तारक धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किसने किया? तो अभी देखे हैं ऑटो स्मिथ। धूल से जब ऑटो चलेगा तो धूल उड़ेगी। ठीक है, तो ऑटो स्मिथ है। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। अंतर तारकीय धूल परिकल्पना का प्रतिपादन ऑटो स्मिथ ने किया। कब किया? 1943 में किया था दोस्तों। ठीक है, ऑटो स्मिथ जो 1943 में किया। ऑटो स्मिथ एक वैज्ञानिक थे। इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने ग्रहों की परिकल्पना गैस एवं धूल कणों से मानी है। ग्रहों की परिकल्पना गैस और धूल कणों से। इन्होंने माना कि ब्रह्मांड में आदिकाल से गैस एवं धूल कण फैले हुए थे, जिसकी उत्पत्ति उल्काओं और तारों से हुई है। ठीक है दोस्तों, जिनकी उत्पत्ति उल्काओं और तारों से हुई है, ये मानते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्न में से किस महाकल्प में महासागर का जल प्लावी बर्फ से युक्त था? किसमें था दोस्तों कि ये महाकल्प में पूरा, जैसे निम्न में से किस महाकल्प में महासागर का जल प्लावी बर्फ से युक्त था? तो दोस्तों ऑप्शन ए आद्य महाकल्प, ऑप्शन बी पुराजीवी महाकल्प, ऑप्शन सी मध्यजीवी महाकल्प और ऑप्शन सी सीनोजोइक महाकल्प। तो दोस्तों महासागर का जल प्लावी बर्फ से युक्त था, मध्यजीवी महाकल्प था। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या ही देखते हैं दोस्तों। ये थोड़ा दोस्तों बहुत टफ थोड़ा सा टॉपिक हो जाता है। हाँ, तो इसमें थोड़ा लेंदी टाइप हो जाता है क्वेश्चन, तो अब देखना है ये दोस्तों सीरीज में जो चल रहा है सामने। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम देखते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। मध्यजीवी महाकल्प में महासागरों का जल प्लावी बर्फ से युक्त था। ठीक, मध्यजीवी महाकल्प में महासागरों का जल प्लावी बर्फ से युक्त था। ठीक, प्लावी बर्फ से युक्त। मध्यजीवी महाकल्प का समय
248 मिलियन वर्ष पूर्व से 65 मिलियन वर्ष पूर्व तक था। जैविक भू-आकृति व विवर्तनिक दृष्टियों से यह महाकल्प सर्वाधिक उथल-पुथल वाला काल रहा। ठीक है, सर्वाधिक। इस महाकल्प की सबसे बड़ी घटना ये है, सबसे बड़े प्राणी डायनासोर का उद्भव, विकास व उसका विलुप्त हो जाना। ये मध्यजीवी, जिसको कहते हैं मेसोजोइक, मध्यजीवी में ही काल में इसकी सबसे बड़ी यही घटना थी कि डायनासोर का उद्भव हुआ, मतलब जन्म हुआ, विकास भी हुआ और इसी में लुप्त हो गए, तीनों हो गए दोस्तों इसी में। ठीक, तो इसी महाकल्प में पैंजिया का निर्माण हुआ था। आपको देखा पैंजिया का निर्माण किस में हुआ था, तो पैंजिया का निर्माण मेसोजोइक में हुआ था। ठीक है, तथा पुनः पैंजिया का विघटन भी इसी महाकल्प में हुआ था। इस महाकल्प को घटनाओं के आधार पर तीन कल्पों में विभाजित करते हैं। इस महाकल्प को घटनाओं के 3 महाकल्पों में विभाजित करते हैं। ठीक, पहला ट्रियासिक, दूसरा जुरैसिक, क्रिटेशियस, तीन महाकल्पों में विभाजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों ये देखते हैं फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया था। फिलामेंट का शब्द कब किया गया था फिलामेंट का, तो फिलामेंट का ज्वारी परिकल्पना में किया गया था, जेम्स जी ने जब दिया था 1919 में। ठीक है दोस्तों, फिर 10 साल बाद इसमें संशोधन कर देते हैं 29 में जेफरी। ठीक है दोस्तों, सुपर नोवा परिकल्पना अगर तुमसे पूछ दे नोवा परिकल्पना तो होयल एंड लिटिल हो जाएगा। अंतःतारिक ध्रुव परिकल्पना पता ही है आपको कि धूल ऑटो चलेगा तो धूल उड़ेगी, तो ऑटो इसमें हो जाएगा। ग्राणु परिकल्पना पूछेगा तो बता ही देंगे, ग्राणु ग्रह चेम्बरलिन हो जाएगा जैसे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फिलामेंट शब्द का प्रयोग ज्वारी परिकल्पना के अंतर्गत किया गया। दोस्तों ALT की जो पेपर है उसमें आया था, ज्वारी परिकल्पना के अंतर्गत किया गया। ठीक है, ज्वारी परिकल्पना का प्रतिपादन ब्रिटिश जेम्स जिन 1919 में किया था। ठीक है दोस्तों, 1929 में किया था। आइए दोस्तों यहाँ देखते हैं, तारों की निश्चित गैस या धूल के राशि के पिंड को कहते हैं नेबुला कहते हैं। ये दोस्तों हो गया है, ठीक है, नेबुला कहते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, नेबुलार चक्रिका। ठीक, नेबुलार चक्रिका प्रतिमान में सबसे बड़ी अनुसुलझी समस्या क्या है। सबसे बड़ी अनुसुलझी नेबुलार चक्रिका प्रतिमान में सबसे बड़ी अनुसुलझी समस्या क्या है, तो ग्रहाणु परिमान, ग्रहाणु प्रतिमान। ठीक है दोस्तों, ये झारखंड TGT में पूछा है दोस्तों। ठीक है, कि नेबुलार चक्रिका प्रतिमान में सबसे बड़ी अनुसुलझी समस्या ग्रहाणु प्रतिमान है। ठीक, क्या है दोस्तों, ग्रहाणु प्रतिमान है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ग्रहाणु परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया, तो ग्रहाणु परिकल्पना ग्रह चेम्बरलिन और क्या दोस्तों, चेम्बरलिन एवं फॉरेस्ट मोल्टन, जेम्स जिन और चेम्बरलिन। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही, जेम्स जिन और चेम्बरलिन। जेम्स जिन और चेम्बरलिन ने ग्रहाणु परिकल्पना को प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चेम्बरलिन व मोल्टन ने दिया था। सॉरी दोस्तों, चेम्बरलिन और मोल्टन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, सॉरी। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। दिया है दोस्तों, निहारिका परिकल्पना के विपरीत चेम्बरलिन ने सन 1905 ईस्वी में, कब, सन 1905 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। कब, 1905 में। निहारिका परिकल्पना के विपरीत, जब निहारिका परिकल्पना जो लाप्लास ने दिया था इसको, ठीक है, तो चेम्बरलिन ने सन 1905 में ही पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत किया। ठीक है, ग्रहाणु परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना के विपरीत चेम्बरलिन का विचार था कि पृथ्वी की रचना केवल उस एक निहारिका से नहीं हुई जिसका अवशिष्ट भाग सूर्य बना, वरन उसकी उत्पत्ति 2 बड़े तारों से हुई है। ठीक है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति 2 बड़े तारों से हुई है। ठीक है दोस्तों,
आइए दोस्तों इसकी हम लोग 67 देखते हैं, 87 देखते हैं क्वेश्चन। नेबुलार परिकल्पना के किस प्रतिमान में सूर्य और ग्रहों के बीच कोणीय वेग वितरण की मुख्य समस्या है? ठीक है दोस्तों, नेबुलार परिकल्पना के बीच जो दिया है दोस्तों, ये देखते हैं दोस्तों क्या सबसे बड़ी समस्या है। नेबुलार परिकल्पना के किस प्रतिमान में सूर्य और ग्रहों के बीच कोणीय वेग वितरण की मुख्य समस्या है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए मूल ग्रह प्रतिमान, ऑप्शन बी ज्वारभाटा प्रतिमान, लाप्लासियन प्रतिमान और जेम्स जीन प्रतिमान। ठीक है, तो दोस्तों इसकी ऑप्शन नंबर सी सही है, लाप्लासियन प्रतिमान। नेबुलार परिकल्पना के किस प्रतिमान में सूर्य और ग्रहों के बीच कोणीय वेग वितरण की मुख्य समस्या है? कोणीय वेग वितरण की मुख्य समस्या है सूर्य और ग्रहों के बीच। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा व्याकरण टीजीटी में पूछा है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है इसे लग रहा है। इसका वर्ड क्रिस्टल है। ठीक, फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने अपना मत सन 1976 में दिया। ठीक, कौन? लाप्लास। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। क्या जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक एक्सप्लोनेशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया। ठीक है, कांट की अशुद्धियों को दूर करने के लिए लाप्लास ने अपनी न्यायिका परिकल्पना में कुछ परिकल्पना की थी। ठीक है दोस्तों, उन्होंने माना कि ब्रह्मांड में पहले से एक विशाल तप्त नीहारिका थी। ठीक, यह नीहारिका पहले से ही गतिशील थी, यह निरंतर शीतल होकर सिकुड़ती गई। ठीक है, शीतल होकर सिकुड़ती गई। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं दोस्तों। फिर वही क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों ने, पूरा एकदम घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन। निम्न में से किसने 1955 में नेबुलार परिकल्पना विकसित की थी? नेबुलार परिकल्पना विकसित की थी दोस्तों कार्ल सैगन, इमैनुअल कांट, कार्ल सैगर दोस्तों, कार्ल सैगर दोस्तों, और विलियम मैकक्री और ऑटो स्मिथ दोस्तों, ये दिए थे। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों 1755 ने नेबुलार परिकल्पना विकसित की, जो इसको इमैनुअल कांट ने विकसित किया। नेबुलार परिकल्पना बोले तो वायव्य राशि परिकल्पना भी इसको कहते हैं दोस्तों। इमैनुअल कांट ने किया, जो जर्मनी के रहने वाले थे। 1755 में दिया था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। 1755 में नेबुलार परिकल्पना कांट ने प्रस्तुत की। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक कांट ने 1755 में अपनी वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। अब दोस्तों ये पूछ देगा, जो कांट जो दिया था वायव्य राशि परिकल्पना किसके नियम पर आधारित है? गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, कांट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति केंद्रापसारित बल द्वारा नीहारिका से अलग हुए छल्ले के पदार्थों के एक स्थान पर गांठ के रूप में जमकर ठोस होने से हुई है। मौलिक नीहारिका का जो भाग अवशिष्ट रह गया वह सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है दोस्तों, सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। जेम्स और जेफरीज द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत को कौन सा नाम दिया गया था? तो ज्वारीय परिकल्पना नाम दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं क्या दिया है दोस्तों। जेम्स और जेफरीज द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत को ज्वारीय परिकल्पना कहते हैं, जो 1919 में दिया था। ठीक है दोस्तों, गैसीय परिकल्पना कांट द्वारा प्रतिपादित की गई थी। गैसीय परिकल्पना कांट द्वारा 1755 में एक कांट दिया था। ठीक है दोस्तों, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय हैरी हेस को जाता है। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस को जाता है, किंतु इस सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या मॉर्गन ने की थी। प्लेट विवर्तनीय की वैज्ञानिक व्याख्या अगर कोई देगा तो मॉर्गन ने की थी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। यह किसका कथन है? मुझे पदार्थों और मैं उसी से पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। तो दोस्तों
चैम्बरलेन, जेफरीज, इमैनुअल कांट, लाप्लास। तो ये इमैनुअल कांट का है कि मुझे पदार्थ दो और मैं पूरी से पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। दोस्तों ये इमैनुअल कांट का है। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। पृथ्वी उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? निहारिका नीला, जिसे कहते हैं लाप्लास। ठीक है, ऐसे याद करना है दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 का हम लोग एक बार व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति की विभिन्न परिकल्पनाएं विभिन्न भूगोलविदों द्वारा दी गई है। ठीक है दोस्तों, जैसे लाप्लास और रास द्वारा निहारिका दिया गया है। और निहारिका मेघ परिकल्पना अगर पूछेगा तो डॉक्टर वान विच सैकर निहारिका मेघ परिकल्पना वान विच सैकर द्वारा दिया गया है। ठीक है, आइए तो जानते हैं ये गैसीय परिकल्पना कांट द्वारा और सुपरनोवा होयल द्वारा। ठीक है दोस्तों, 92 देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित युग का है। ठीक है, विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित युग का है। विश्व की मतलब स्थलाकृति का अधिकांश भाग, विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित भाग युग का है। किस युग का है दोस्तों अधिकांश भाग स्थलाकृति? तो ये हो जाएगा नव जीवन महाकाल। ठीक है, नवजीवन महाकाल। ये दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं कि विश्व की स्थलाकृतियों का अधिकांश भाग नवजीवी महाकाल का है। ठीक है दोस्तों, नवजीवी 66.4 मिलियन वर्ष से लेकर आज तक की संपूर्ण अवधि इस महाकाल के अंतर्गत आती है कि विद्वान इसे नियोजोई के नाम से भी संबोधित करते हैं। नवजीवी महाकाल को के दो प्रमुख कल्पों का नाम दिया गया है जो प्रकृति का निर्माण करते हैं। तो नवजीवी महाकाल, जिसको टर्शियरी कल्प और क्वाटरनी कल्प में विभाजित किया गया है। टर्शियरी कल्प में हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, टर्शियरी कल्प आल्प्स एटलस पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति टर्शियरी में हुई, आल्प्स और एटलस पर्वतों का निर्माण हुआ। भारतीय मानसून की उत्पत्ति हुई इसी में। ठीक है, टर्शियरी में। थार के रेगिस्तान का निर्माण भी टर्शियरी में हुआ। गंगा सिंधु के बेसिन का निर्माण हुआ कि गंगा सिंधु के बेसिन का निर्माण भी इसी में हुआ। और क्वाटरनी कल्प में इसके अंतर्गत गंगा और सिंधु के मैदान का निर्माण हुआ। अब पूछ देगा कि गंगा और सिंधु के मैदान का निर्माण किस कल्प में हुआ? तो क्वाटरनी में हुआ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। इस महाकाल को ट्रियासिक, जुरासिक तथा क्रिटेशियस युग में बांटते हैं, जैसे टी जे के अभी बताए थे दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों मेसोजोइक महाकल्प में। ठीक, मेसोजोइक में ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 दिया है कि निम्नलिखित भूगर्भिक युगों को सही कालक्रम में लगाइए। तो सही कालानुक्रम में लगाना है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीस्टोसीन, मायोसीन, होलोसीन, मायोसीन। ठीक है, इसको एक कालक्रम में बिछाना है। ठीक है दोस्तों, कि इसका कालक्रम क्या होगा उसी में इसको हमको लगाना है। तो कालक्रम आइए दोस्तों देखते हैं। प्लीस्टोसीन, प्लायोसीन, होलोसीन, मायोसीन। ये है ऑप्शन बी सही होगा इसका दोस्तों। मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन, होलोसीन। ठीक है दोस्तों, पहले मायोसीन आएगा, फिर प्लायोसीन आएगा, फिर प्लीस्टोसीन आएगा, फिर होलोसीन आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जैसे भूगर्भिक युगों का सही कालानुक्रम भूगर्भिक, जैसे मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन, होलोसीन, इसलिए बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, वर्तमान समय में पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को निम्न रूपों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों दिया है ये एक में आद्यकल्प, आर्कियन, प्रीजोइक, प्रीकैम्बियन। ठीक है, पैलियोजोइक, कैम्बियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डोविनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। अब मेसोजोइक में ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस 3 हो गए दोस्तों।
मेसेजोइक में, ठीक, जैसे टी जे के टीज के, ठीक है, मेसोजोइक में। और दोस्तों सेनोजोइक में इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ठीक है दोस्तों। चौथा में है सेनोजोइक में 4 दिया गया है, ठीक है। और पांचवा नूतन में दिया है प्लीस्टोसिन, होलोसिन, ठीक है, प्लीस्टोसिन और होलोसिन नूतन महाकाल है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इस 95 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित खनिजों में से किसका पृथ्वी की आयु के परिकलन में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी की जब आयु हम नापते हैं तो उसमें थोरियम और शीशे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी की आयु की गणना करने के लिए यूरेनियम, ठीक, यूरेनियम का और थोरियम खनिज का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम, यूटी जिसको बोलते हैं पृथ्वी के लिए, ठीक है। अब दोस्तों इसकी कालानुक्रम में इसको भी लगाना है दोस्तों, कि इसको भी लगाना है कालों को, वो कर भी है कालानुक्रम। सिल्यूरियन, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिमोनियन, ठीक है दोस्तों। इसको भी कालानुक्रम में लगाना है दोस्तों कि किस हिसाब से होगा। तो इसका देखते हैं दोस्तों, जैसे सिल्यूरियन, तो पहले दोस्तों सिल्यूरियन आ जाएगा, फिर डिवोनियन आ जाएगा, फिर कार्बोनिफेरस आ जाएगा, फिर पर्मियन आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त भूगर्भीय कानों को सही क्रम में, ठीक है दोस्तों, सही क्रम सिल्यूरियन, डिमोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन के रूप में मिलता है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इसको 97 देखते हैं हम। 97 निम्नलिखित भूगर्भिक युगों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। दिया गया है दोस्तों, तो जैसे दिया इयोसीन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इयोसीन पहले हो जाएगा, फिर ओलिगोसीन होगा, ठीक है दोस्तों, सीन, फिर उसके बाद मायोसीन, फिर प्लीस्टोसीन। दोस्तों इसी से जो अभी इससे पता चल जाएगा, प्लीस्टोसीन से सबसे ये लास्ट में आता है, ठीक है दोस्तों, प्लीस्टोसीन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। जैसे तृतीयक दिया है दोस्तों, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लीस्टोसीन, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं 98 निम्नलिखित में कौन सिद्धांत अद्वैतवादी संकल्पना से संबंधित है। कौन ऐसा सिद्धांत है जो अद्वैतवादी संकल्पना से संबंधित है। द्वैतारक ये तो नहीं है, ग्राणु भी नहीं, ग्राणु परिकल्पना है अद्वैत। नीला तो लाप्लास तो हो जाएंगे, लाप्लास हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ज्वारी परिकल्पना नहीं है, ग्राणु परिकल्पना भी नहीं है दोस्तों, यानी इसमें निहारी नीला ये अद्वैतवादी या एक तार से जो है उसके दिया। जैसे दोस्तों इसमें दिया है, इसकी ट्रिक है ये अद्वैतवादी संकल्पना के, काका लाला, काका लाला, ठीक है, काका लाला, ठीक है दोस्तों। ला से लाप्लास, अद्वैतवादी परिकल्पनाओं में लाप्लास की निहारिका परिकल्पना इमैनुअल कांट के रासवन के परिभ्रमण में ज्वारी परिकल्पना है, परिभ्रमण में ज्वारी परिकल्पना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं दोस्तों। वायव्य राशि दोस्तों किससे संबंधित है। ऑयल एंड लिटल की परिकल्पना, फिलामेंट दोस्तों जो पहले आ रहा है उसको हम लोग लगाते हैं, जैसे डी का 1 फिलामेंट, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं डी का 1 किस में है, 2 में है, ठीक। तो ए बी और डी काट दो, ठीक है, फिलामेंट यहाँ है, ठीक है। ऑयल एंड लिटल द्वारा दिया गया था दोस्तों तार की परिकल्पना, तो बी का 3, ए का डी हो गया, बी का ऑयल एंड लिटल बी का 3, तो बी का 3 दोस्तों ये इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तो ए का 4 दोस्तों घूर्णन निहारिका, ठीक है, और बी का 3 ऐसा हो जाएगा। 80 का 2 ग्राणु सौरजेट,
और ज्वारी फिलामेंट, ये तो जान ही रहे हैं, तो इस ऑप्शन सी सही है। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे ज्वारी, जैसे यह अवयव राशि तो घूर्णनशील निहारिका, ओवेन लिट्टन का सिद्धांत तारकीय विस्फोट, ठीक है, और ग्रहाणु परिकल्पना सौर जेट से संबंधित है, और ज्वारी परिकल्पना फिलामेंट से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, इसमें कौन सही है। सुमेलित करना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कांट गैसीय, ये तो सही है, जब 1755 में कांट दिए थे, ठीक। जेम्स जीन ज्वारी परिकल्पना तो ये ज्वारी परिकल्पना से है, तो ये दोस्तों गलत है। तो ज्वारी परिकल्पना कब दिया था? 1919 में दिया था इन्होंने। रशियन द्वितारक परिकल्पना दिया, लाप्लास निहारिका दिया, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। जेम्स जीन्स ज्वारी की जेफ्रीज की ज्वारी परिकल्पना है, ठीक है, ज्वारी परिकल्पना चैम्बरलिन और मोल्टन की है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोगों को जरूर दोस्तों बताएं। 100 क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। अब वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।